बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुश आमदेद। मैं हूँ सनाउल्लाह खान। नाजरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में एनर्जी सेक्टर बैकबोन की हैसियत रखता है और पाकिस्तान में भी तो ख़ासकर यही सूरत हाल है। अगर देखा जाए गुज़श्ता 15 साल के दौरान एनर्जी सेक्टर ने सियासी असरात भी डाले हैं, माशी असरात भी डाले हैं और समाजी असरात भी हमारे इस माशरे पर मुरतब किए हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 2013 तक एनर्जी सेक्टर में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरा पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध के शहरी इलाकों में भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई और ये साबित हुआ कि उसकी बुनियादी वजह एनर्जी सेक्टर था, एनर्जी सेक्टर का बहरान था। पीपल्स पार्टी के जब गई है उस वक्त सर्कुलर डेट जो एनर्जी सेक्टर का था वो 850 अरब रुपए के करीब था, जो नून लीग ने 2013 में यकमुश्त अदा किया। लेकिन बदकिस्मती से जब नून लीग जाने लगी तो सर्कुलर डेट फिर 1000 अरब रुपए से जायद का छोड़ के गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2013 में आई और यह दावा किया गया कि हम सर्कुलर डेट को ख़त्म करेंगे और एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाएंगे। एनर्जी के रेट बढ़ाए गए, पेट्रोलियम के रेट बढ़ाए गए, गैस के रेट बढ़ाए गए, बिजली के रेट बढ़ाए गए, बार बार बढ़ाए गए। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो बहरान वहीं खड़ा है और सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए से बढ़ चुका है। इसके साथ पेट्रोलियम प्राइसेस में बार बार इजाफा किया जा रहा है, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, जो और आवाम की चीखें निकल रही हैं और आवाम की बर्दाश्त से ये बाहर हो गया है। इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर एनर्जी सेक्टर के इशू क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मुस्तफ़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा सुहेल भट्टी ब्यूरो चीफ हैं 92 चैनल के और एनर्जी में महारत रखते हैं, काफ़ी अरसे से एनर्जी सेक्टर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डॉक्टर नज़ीर अब्बास जैदी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी के, वो भी हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ उस्मान अरबाब साहब भी होंगे, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले हम सुहेल भट्टी साहब के पास जाते हैं। भट्टी साहब, आपने मेरी बात सुनी है कि 15 साल से हम किस बहरान का शिकार हैं और इसको नाअहली कह सकते हैं या मैनेजमेंट नहीं है या वाकई दुनिया में इस किस्म की सूरत हाल है कि एनर्जी की प्राइस हमें बढ़ाना पड़ती हैं। मसला क्या है? मैनेजमेंट का इशू है, पॉलिटिकल विल नहीं है? तो इशू क्या है जिनको आप बुनियादी तौर पर हम हल कर नहीं पा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। आपने एक तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जिस तरह जिक्र किया उससे बिल्कुल इत्तफाक है कि उस जो सारी मिसमैनेजमेंट पास्ट में हुई थी उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी प्राइस पे करना पड़ी। एनर्जी सेक्टर टेक्निकल सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन इसके हर एक आम बंदा, एक रेहड़ी चलाने वाले से लेकर मोटरसाइकिल चलाने वाला और हर एक और कोई बड़ी गाड़ी वाला भी अगर वो है वो इससे मुतासर हो रहा है। हर शोबे के अंदर लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है क्या ये नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, क्या मामला है, 2-3 फैक्टर इसके अंदर मौजूद हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने जिन चीज़ों के ऊपर आवाम से मैंडेट हासिल किया था, जिन वादों के ऊपर, जिन कमिटमेंट के साथ, जिन नारों के ऊपर, वो अगर उसके ऊपर वो अमल करते तो ये सूरत हाल आज ना होती। पहला मैं बेंचमार्क ये रखूंगा कि आज जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो 78-76 डॉलर के अराउंड है। सिंपल सी बात है, जब पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में उस वक्त भी प्राइसेस इस रेंज में आई थी। अगर उस वक्त 78 डॉलर के ऊपर प्राइस 90 रुपए फी लीटर पेट्रोल की थी तो आज पेट्रोल की प्राइस 126-27 रुपए के ऊपर क्यों है? उस वक्त डॉलर और जी एग्जैक्टली। तो लिहाजा आप इंटरनेशनल मार्केट का इंपैक्ट अपनी जगह के ऊपर, तो जो डॉलर का मामला था, माजी के लोग जो लुटेरे थे, जो चोर डाके डालने वाले थे, उन्होंने आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल रखा हुआ था, लेकिन उस आर्टिफिशियल कंट्रोल करने के असरात अवाम के सामने थे और आपने आके जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो अवाम के ऊपर उसके किस कदर तबाहकुन असरात सामने आ रहे हैं, वो एक फैक्टर आपके सामने। लेकिन आज तो 27 अरब डॉलर के आपके रिजर्व हैं, आर्टिफिशियल रखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपका जो वो रुपया है वो डिवैल्यू होया जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहीं पे आपने रोल प्ले करना था। आपने जून से लेकर सितंबर के दौरान 1 अरब 20 करोड़ इंटरबैंक डॉलर में मार्केट में डाले, लेकिन उसके बावजूद उसकी आप वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सके। यही अलमी है। उसके साथ बाकी बहुत से फैक्टर्स हैं। मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान की पिछले 16 साल की अगर हम बात करें, जिस वक्त एनर्जी सेक्टर के अंदर मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस है, मुल्क की तारीख में इससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिली। हम पीपल्स पार्टी के दौर को क्रिटिसाइज जरूर करते थे, लेकिन इन्होंने तो उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, बदतरीन गैस का शोबा हो, LNG का हो, पेट्रोलियम मसनूआत का शोबा हो, बदतरीन इस वक्त उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, मिसमैनेजमेंट है। उसके बाद इन्होंने आके टैक्सेस में भी इजाफा किया। अब जिस चीज की बात करें, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया कि हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू किया है फर्स्ट क्वार्टर में।
चीजों महंगी हो रही हैं, परसेंटेज में आपका जीएसटी है, जब चीजें जितनी महंगी होगी आपको बैठे बैठे रेवेन्यू ज्यादा मिलने हैं। इस वक्त अवाम मुश्किल में थी। इस महीने 15 क्वार्टर के अंदर कस्टम ड्यूटी आप 10% ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, 8 रुपये 80 पैसे वो है, हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी तकरीबन 8 साढ़े 8 रुपये आप ले रहे हैं। आप इसको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए आप सस्पेंड कर सकते थे कि यार अवाम के ऊपर हमने बर्डन नहीं डालना, डायरेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा, वक्ती तौर के ऊपर इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मामला ये है, जब आपकी कोर टीम की ये फिलॉसफी हो कि महंगाई के नतीजे में लोगों के आमदन में इजाफा हो रहा है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो फिर यही नौबत होगी। सुहेल, आप ही की बात को हम डॉक्टर नजीर अब्बास जैदी साहब के, जैदी साहब आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी के। जो गुज़श्ता चंद माह के दौरान पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजूहात क्या है, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं। आया इसका कोई हल भी है या इसी तरह ये बढ़ती रहेंगी अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती रही तो? जी जैदी साहब, हमें चीजों को पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अभी सुहेल साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ और कुछ बातों से मैं इत्तफाक नहीं भी करता। पहली तो रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी, वो ये है कि हम पाकिस्तान जब से बनाए आज तक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है। कभी भी हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सके और वक्त के साथ साथ जैसे आबादी बढ़ रही है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, हमारी रिलायंस जो है इम्पोर्ट के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है। आप जब चीज बाहर से मंगा के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक चीज मैं 100 रुपए की मंगाऊं और उसको मैं 50 रुपए की आवाम को सप्लाई करूं। ये तो एक बुनियादी बात है। मैं सिर्फ 2 स्टेट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1 नवंबर 2020 को जब मैं पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल की नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मार्केट में $42 पर बैरल, एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं। आज की तारीख में जब 1 अक्टूबर को प्राइस अनाउंस होती है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है $81 है। तो ऑलमोस्ट 11 महीने में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डबल हो चुकी है। अब अनफॉर्चुनेटली जी सर, हेलो, जी सर प्लीज बोलिए। ये डबल हो चुकी है 11 महीने। जी सर, अब अर्ज करें। 11 महीने में प्राइसेस डबल हो गई जी, 11 महीने में प्राइसेस डबल हो गई हैं। 1 नवंबर 2020 को डॉलर की कीमत थी 161 रुपए 24 पैसे। आज डॉलर जो इस सितंबर को जो बंद हुआ है 169.99 के ऊपर बंद हुआ है। 9 रुपए जब आप डॉलर के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके रुपए के अंदर आप कीमत अनाउंस कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट प्लस डबल हो गया है, वो इम्पैक्ट आपके पास ये आया है। अगर हम ओगरा की अनाउंस प्राइस देख लें तो 1 नवंबर को प्राइस थी 47 रुपए 90 पैसे। आज जो ओगरा ने कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दी है वो 102 रुपए 70 पैसे प्राइस है, जिसमें गवर्नमेंट की अपनी ड्यूटी पिछले 11 महीने पहले जो 44 रुपए 45 रुपए ले रहे थे, आज वो 13 या 14 रुपए ले रहे हैं। ड्यूटी टैक्सेस के अंदर ये नहीं है कि उन्होंने कमी नहीं की, उन्होंने कमी की है। इस वक्त पेट्रोलियम नेवी और जीएसटी एट द लोएस्ट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ले रही है। अब मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। 60% जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो एक आम आदमी कर रहा है। अब आपने बात की ना इन मसाइल के हल क्या हैं। इन मसाइल का हल देखिए, इंडिविजुअली आप कभी भी किसी के मसले को हल नहीं कर सकते। ये कलेक्टिव मसलों का हल होता है। जिन ममालिक के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर होगा, वहां पे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों का इम्पैक्ट आम आदमी तक इतना नहीं आता जितना कि उन ममालिक के अंदर जहां एक आम आदमी, जैसे इंट्रो में आपने जिक्र किया कि रेडी वाले से लेकर और गाड़ी चलाने वाले तक हर आदमी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। आपके मुल्क में हर महीने मिनिमम जो पेट्रोल की खपत है वो 5-5.5 लाख टन से ज्यादा है। बाद महीनों में 6 लाख, बाद महीने में 7 लाख और बाद दफा 8 लाख को भी टच करती है जो हमारे महीनों। आपकी मकामी पैदावार जो रिफाइनरीज की है वो 2 लाख टन है। 5 लाख 4 लाख टन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट आप डॉलर में कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है वो पे कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि किस तरीके से ये मुमकिन है कि मैं 100 रुपए की चीज को मंगा के अवाम को 50 रुपए की दे दूं। मैं या कोई भी जो भी हुकूमत में होगा, किसी पार्टी को, तो मैं आप पॉलिटिकल हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है मैं आपको बता रहा हूँ। एनर्जी डेफिसिट कंट्रीज में लोगों को खुद भी करने की जरूरत थी और हमारा जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम वो बेहतर नहीं करेंगे, मास ट्रांजिट को नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसले हम रोज फेस करते हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एनर्जी सेक्टर पर हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
खालिद साहब, जैदी साहब तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं, जो प्राइस होगी वो तो पे करनी पड़ेगी। टैक्सेस भी कम किए हैं उन्होंने कहा, और एक बड़ा वैलिड उनकी बात है कि दुनिया में आप डेवलप वर्ल्ड में चले जाएं, बल्कि अब तो अंडर डेवलप वर्ल्ड में भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। बिल्कुल, ये तो इस्लामाबाद जैसे शहर में नहीं है। ये उनकी बिल्कुल वजह बात है कि जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वो डेवलप करना चाहिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में, और बड़ा ज़रूरी है ये। इसकी तरफ तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस पे, बल्कि अंडरग्राउंड होना चाहिए सारा सिस्टम, ताकि बाहर जो है सड़कों पे इतनी हैसल ना हो और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम वगैरह का ख़तरा ना हो। बात आते हैं जी कि एक्चुअली ये मसाइल शुरू कब से हुए हैं। अगर आप मुशर्रफ का दौर देखें ना, मुशर्रफ का दौर और इस दौर में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है जी जी, लोग भी वही हैं ना। मुशर्रफ के दौर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कहीं हूँ, वो ये है कि उनके दौर में 1 मेगावाट की जनरेशन नहीं हुई थी। उसका इम्पैक्ट, उसकी जो कीमत दी वो पीपल्स पार्टी ने दी। ठीक है। और वो रोड हो गई अर्बन सेंटर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया। और वो ये क्राइसिस जो था मुशर्रफ के आखिरी 2 सालों में या 1.5 सालों में आना शुरू हो गया था। जी जी, ठीक है ना। अब इस दौर में LNG का सेक्टर बिल्कुल अनअटेंडेड है। एक टर्मिनल नहीं बना सके, ना ये गैस पाइपलाइन बना सके 3 सालों में, बल्कि अगले 2 सालों में भी ये नहीं कर सकेंगे। जब ये नहीं कर सकेंगे तो नई जो गवर्नमेंट आएगी उसके पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा कि आपकी गैस नीड्स को पूरा करने के लिए, तो बहुत बड़ा बहरान होगा। अगर LNG का क्राइसिस होगा कि दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स कि आपका पावर सेक्टर भी कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब भी कोई हमें मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे, सर्कुलर डेट भी है। मैं बताता हूँ, उस तरफ मैं आता हूँ। इंटरनेशनल जब हमें एक दफ़ा मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत सारी जो थी वो कोलैप्स कर गई थी, ऑयल सेक्टर कोलैप्स कर गया था, 0 से भी नीचे चली गई थी उसकी वैल्यू। हमारे पास चूँकि वो नहीं थे, स्टोरेजेस नहीं थे, तो हम ना इंपोर्ट करने की सख्त थी, ना हमारा इकोनॉमिक मसल स्ट्रांग था, ना हमारे पास स्टोरेजेस थी, तो हम नहीं कर सके। इसी तरीके जब LNG की कीमतें कम होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हम इंपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास स्टोरेजेस नहीं होती। स्टोरेजेस इनको चाहिए उस तरफ लेके जाएं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करें पूरा LNG का और ऑयल सेक्टर का, क्योंकि जो डोमेस्टिक आपकी गैस है और ऑयल है वो पल्म्यूट करता चला जा रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। लोकल प्रोडक्शन जिसको हम सिस्टम गैस कहते हैं वो 2.8 BCF के करीब आ चुकी हुई है। ठीक है। और रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट तो जो सर्दियों में होती है वो तो तकरीबन 5 BCF के करीब चली जाती है। मतलब 3 बिलियन। तो ये अगर 2.8 ये है, 1.2 BCF मैक्सिमम हम टर्मिनल से मंगवा सकते हैं LNG। और इनके से एक ये भी गलती हुई कि ये जो एडिशनल कैपेसिटी थी स्क्वाया की और PJPL के टर्मिनल की 300 की, वो उसको भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो सर्दियों में बहुत खौफनाक किस्म का गैस क्राइसिस आएगा, वो अनअफोर्डेबल भी होगा और गैस क्राइसिस भी बड़ा खौफनाक होगा, बड़ी लोड शेडिंग होगी। सर्दियां भी शुरू होने जा रही हैं। जी, मैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो एडिशनल कैपेसिटी थी जो स्क्वाया की थी उसको हम रिटेन नहीं कर पाए और उसको हम नहीं रख सके। ये अगेन हमारे दूसरी ये है कि जो हम स्पॉट परचेजिंग करते हैं, एक्चुअली हम स्पॉट परचेजिंग नहीं करते, वो टेंडर्ड परचेजिंग होती है, टेंडर्ड बेस्ड होती है, हम वो पेपरा रूल के तहत होती है। उसकी वजह से हमें ज़्यादा प्राइसेस की जो बेड्स हैं ना वो मिलती हैं, तो वो कीमतें बड़ी हायर साइड पे चली जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि इनको वार फुटिंग बेसिस पे LNG का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक पाइपलाइन बिछाएं, 2 LNG के टर्मिनल बिछाएं, LNG स्टोरेजेस और ऑयल स्टोरेजेस भी होने चाहिए, हमारे डिपोज ज़्यादा करें, ताकि जब भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब डिप आती है ऑयल प्राइसेस में या LNG में, तो हम उसको मैक्सिमम और साथ साथ इकोनॉमिक मसल भी हमारा होना चाहिए, बाइंग कर सके। लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये है कि अब इन्होंने किया क्या है, जब इन्होंने बजट अनाउंस किया तो मैं आपको बताऊं बड़ी चाइल्डिश और विम्स की बेसिस पे इन्होंने बजट अनाउंस किया, यानी 610 बिलियन की हम लेवी लेंगे पेट्रोल से और HSD से। सवाल भी अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी जिसकी बेसिस पे आपने ये 610 बिलियन की लेवी लगाने अनाउंस किया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हम देख रहे हैं
कि कीमतें कम नहीं, कीमतें कम इसलिए होंगी कि बाइडेन की गवर्नमेंट सेक्शंस उठा लेगी ईरान से और ईरान पंप इन करेगा मैक्सिमम अपनी जो है ना गैस सप्लाई और ऑयल सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये थी इनकी विम्स और इनकी डिज़ायर, इसकी बेसिस पे तो ये इन्होंने बजट बनाया था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सुहेल इकबाल भट्टी साहब से पूछेंगे कि एनर्जी सेक्टर में बाकी क्या मसाइल हैं। हमारे साथ उस्मान अरबाब साहब भी हैं। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान साहब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो डिस्कशन हो रही है इससे तो यही लग रहा है इंटरनेशनल प्राइस हमें पे करना पड़ेगी, तो लोकल हमारी जो ऑयल और गैस की प्रोडक्शन है उसकी क्या सिचुएशन है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि जितनी कंपनियां थी वो जा चुकी हैं और कोई पाकिस्तान में जो लोकल ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन के लिए काम कर रही थी कंपनियां, अब कोई काम नहीं हो रहा। सनाउल साहब मेहरबानी, आवाज आ रही है? जी जी उस्मान साहब। एक्चुअली आपका ये सवाल जो दूसरा हिस्सा है उसको मैं पहले एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके पास मेगा रिजर्व्स ऑयल एंड गैस के आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। पख्तूनख्वा की बेल्ट में तकरीबन 500 मिलियन बैरल्स ऑयल, और जहां आपको पता है ऑयल होता है वहां गैस भी होती है इन ट्रिलियंस, 1.2 या आई थिंक समथिंग 10 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस आइडेंटिफाई हो चुका है। अभी हमारे इस मुल्क में हम मुआवजा इसका अगर करें तो बांग्लादेश की अभी कर सकते हैं। इंडिया इज इन अ डिफरेंट लेवल, दुनिया की 5 बड़ी इकानमीज में उसका शुमार आता है। देखें, आप जब भी हमारे डिसीजंस आते हैं, आपने सवाल पूछे कंपनियां जा चुकी हैं, कंपनियां क्यों जा रही हैं? इसलिए कि यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस नहीं है। लोग आते हैं पहले अंडर द टेबल पैसे मांगते हैं। दूसरा, आपकी जो अभी इंस्टीट्यूशंस मेनली OGDCL है, अभी भी आप देखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनियों को दिए तो दे आर स्टेट रन कंपनी। स्टेट रन का ऑयल एंड गैस के सेक्टर में दुनिया में आप कहीं देख लें कोई इतना काम नहीं होता है। और दूसरा, ये ऐसा सेक्टर है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक्सन वाल्डीज और बाकी जो हैं वो आती हैं और वो मिडल ईस्ट जैसे या टर्बुलेंट कंट्रीज या एरियाज में अपनी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन करती हैं। हमने यहाँ वो चीज क्यों नहीं की है, या हमने ओपनली इन कंपनियों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया है? पाकिस्तान देखें, हमारे डिसीजन इंटरनली उसकी वजह से हमारे पास ऊपर बहुत बड़ा असर आया है। एक्सटर्नल प्राइसेस को आप भूल जाएं। एक्सटर्नल प्राइसेस जब नीचे $40 बैरल था 2008-9 में, तो उस टाइम यहाँ प्राइसेस क्या कर रही थी? अगर आप उसके साथ पैक करते हैं, बिल्कुल उसके साथ पैक करें। शौकत तरीन साहब ने कल परसों ये बात की थी कि देखें, रीजन में हमारी प्राइसेस काफी मुल्कों से कम है। हाँ, कम है, लेकिन आप दूसरी इक्वेशन पे देखें कि अगर उनकी ज्यादा भी हो तो हम वो चीजें, अगर हमारी प्राइसेस कम भी हो जाएं तो हमारे पास बाइंग पावर नहीं है। आपकी इकोनॉमी इस रिजीम में एपॉलिटिकली स्पीकिंग जो करंट अकाउंट डेफिसिट पे फोकस हुआ है और जो इमरान खान का बहुत बड़ा एक दावा है कि से वो कह रहे हैं कि डॉलर रहे थे, अभी डॉलर हमारा रिकॉर्ड सतह पे क्यों पहुंच गया है? इसलिए कि आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, और उसमें आप इंपोर्ट बंद किए हैं तो आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां तो परचेसिंग पावर भी नहीं है। देखिए सनाउल्लाह साहब, सिंपल चीज है कि यहाँ पे अगर पेट्रोल 200 रुपए का भी हो जाए तो लोगों को फर्क ना पड़ता अगर उनके पास बाइंग पावर होती। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी आप 1200-1300 पे बैठी हुए। दूसरा, शॉर्टली देखें, आप आउट ऑफ द बॉक्स हम बैठे रहेंगे, यही बातें हम 50 सालों से सुन रहे हैं। स्पेशली जो केपी के लिहाज से मैं आपको कहूंगा 9 सालों में ऐसी टीम किसी को नहीं मिली है जैसे कंटिन्यूस उनको मिली। आप आके हालात देखें, और यही इन्फ्लेशन ड्रिवन जो इसको पुश करती है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो और स्टेट बैंक का डेटा मत लें, कॉमन बकेट बना लें, वो भी लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज मल्टी-फैसेट, और खारजा और दाखिला सतह पे आप पाकिस्तान से अगर बाहर जाएं, हम इन चीजों की बातें करें, वी आर टोटली आइसोलेटेड।
ठीक है उस्मान साहब, अब ज़रा सुहेल भट्टी से भी पूछते हैं। भट्टी साहब, हुकूमत जब ये आई थी 3 साल पहले, तो आपने प्लान खुद देखा था, इन्होंने अनाउंस किया था कि जी अगले साल दिसंबर तक जो है सर्कुलर डेट ज़ीरो हो जाएगा, बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, पेट्रोलियम पे टैक्सेस बढ़ा दिए। आज वो बढ़ने की बजाय 1 ट्रिलियन छोड़ के गए थे ना नून लीग वाले, आज 2500 अरब रुपए से बढ़ चुका है। हालांकि तकरीबन कोई एवरेज जो टैरिफ है बिजली का 6 रुपये बढ़ा है पर यूनिट। गैस आपको पता है 240% 240% तक इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम प्राइसेस आप देख लें वो भी कितनी बढ़ी हैं। तो सर्कुलर डेट फिर क्यों बढ़ रहा है जब प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें पास ऑन हो रही हैं? तो वजह क्या और क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये दावों के बावजूद? साहब, मामला ये है कि इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उसके वुज़रा 2 साल तक गर्शी कर्जे के गलत अदाद शुमार बताते रहे हो, हकीकत ना बता रहे हो। प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर 2020 में कहा कि मुझे तो आज समझ आई है कि गर्शी कर्जे का असल मामला क्या है, मुझे तो पहले पता नहीं चला। तो वहाँ ख़त्म करना तो दूर की बात, कम कैसे होगा? जब आप चीज़ें महंगी होगी, रिकवरी आपकी पूरी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली गर्दिशी कर्जा तो बढ़ेगा। लेकिन मैं 2 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूँगा जिस इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट छोड़ दें, आपके कंट्रोल में नहीं है। डॉलर वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, मान लिया। आपके कंट्रोल में क्या था? जो इंटरनल हमारा सप्लाई चेन है उसके अंदर बड़े बड़े लूप होल्स हैं, अवाम से अरबों रुपए हर महीने गलत तरीके से निकाले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आए, एनर्जी टास्क फोर्स बनाई, नदीम बाबर साहब हेड बने, वो एनर्जी टास्क फोर्स से आके मिनिस्ट्री में दिल ललचाया, मिनिस्टर बन गए, एडवाइजर बन गए। उसके बाद टक्के का काम नहीं किया, क्राइसिस क्रिएट किए, चले गए। तो एनर्जी सॉरी एक बात सोच रहा हूँ, टास्क फोर्स तो चाय के कप पे भी बनी थी, 150-200 टास्क फोर्स बनी थी, रिजल्ट कहीं से नहीं एग्जैक्टली तो मकसद जो उन्होंने करना था वो नहीं किया। नदीम बाबर साहब ने अपनी प्रोफाइलिंग की, अपना प्रोफाइल बनाया, उन कंपनी के साथ मीटिंग की जिन्हें कोई उनको मीटिंग का टाइम नहीं देता था, आज वो बाहर चले गए, आज भी बैठे पाकिस्तान में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मामला, अभी रिसेंटली 2 सितंबर को पेट्रोलियम डिवीजन है, जो हम पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस की बात कर रहे हैं ना, अभी ज़ैदी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे इन जवाब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें। 2 सितंबर को पेट्रोलियम डिवीजन ने लेटर लिखा, जो IFI की इंक्वायरी की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें सामने आई कि हमारी रिफाइनरी या OMCs डीलर्स कहीं गड़बड़ हो रही है। अरबों रुपए का और मामला है इंटरनेशनल प्राइस को छोड़ के। लेटर लिखा 25 कंपनियों को, वक्त गुजरने के बावजूद किसी ने अपना डाटा नहीं दिया। क्या पूछा गया था? इन बॉन्ड जेडीज मांगी गई थी, एक्स बॉन्ड जेडीज मांगी गई थी, ट्रेजरी बिल्स मांगे गए थे, क्वालिटी रजिस्टर मांगा गया था। ये कंपनियां क्यों रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही? 28 सितंबर को दोबारा रिमाइंडर दिया सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने तहफुजात के साथ कि आप अच्छा हमारी सरकारी कंपनी PSO वो भी रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। जब आपके मामला क्लियर हैं, IFM के अंदर सालों से अरबों रुपए का माल मुबैना तौर पर बनाया जाता रहा है, आज भी है, आप ऑडिट करवाएं, करने नहीं दे रहे। क्वालिटी का प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर बेज़ाब्तगी हैं, रिकॉर्ड नहीं दे रहे कंपनीज। उसके बाद सुन लीजिए, किसी मुल्क के अंदर ऐसा होगा जब यहां पे ये सूरत हाल हो, 1.5 साल तक यहां पे आपने गैर मुतलका तजर्बे का DG ऑयल रखा, वो गया। आज भी सुहेल आपकी खबर थी, एक ऑयल का बहरान आया पेट्रोल का, उस पर PM ने खुद अनाउंस किया, इंक्वायरी कराई और कार्रवाई करूंगा। आज मेरे ख्याल में साल गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी हो गई जी, असद उमर भी कहते रहे, बाकी वजीर भी कहते रहे जी कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें आप वो बता भी रहे। अच्छा, वो कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर भी। अब चीजें जब आगे जाके कंक्लूड होनी है, उसको भी दबाया जा रहा है कि मट्टी पाओ, और जिस तरह बहुत सी FA की रिपोर्ट्स के ऊपर मट्टी डाली जा चुकी है, इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। ज़ैदी साहब चाहे बताएं कि ये इनके रिपोर्ट्स, ये जो रिकॉर्ड है ये क्यों नहीं दे रहे। और उसके बाद एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा वजह जो मुतासिर हुआ ना, हमारे 3 वुज़रा की मुसलसल चपकलिश एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो 3 वुज़रा जो की रोल प्ले करते हैं, फाइनेंस का कह लें, असद उमर साहब वजारत बहरी अमूर के मिनिस्टर, और जो हमाद अजहर साहब हैं, और उससे पहले जो भी मिनिस्टर थे, ये सेम पेज पर नहीं है माजरत के साथ। बहुत सी इनकी ऐसी चीज़ें आप पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ये नहीं तस्वुर करेंगे, फेडरल मिनिस्टर एनर्जी जिन्होंने अपने दस्तखत से एक पॉलिसी को, समरी को साइन किया, समरी कैबिनेट कमेटी इन एनर्जी में जाती है, वहां पर जाके वो समरी की मुखालफत करते हैं, उस पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड कभी आपने पहले माजी में आपने इसके वजूहात कही होंगी। हम ज़ैदी साहब की तरफ चलते हैं। ज़ैदी साहब, आपकी कंपनियां रिकॉर्ड क्यों नहीं फराहम कर रही? सुहेल साहब भी बता रहे हैं कि बार बार लेटर लिखा जाता है इन ऑयल कंपनीज को, और उनसे इन बॉन्ड भी मांगा जाता है, ट्रेजरी बिल्स भी मांगे जाते हैं, बाकी चीज़ें भी मांगी जाती हैं, लेकिन ये कंपनीज क्यों इनकारी हैं? वजह क्या है? कौन सा इसमें ऐसा राज छुपा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखें, जो अभी
सुहेल साहब ने बात की और खालिद साहब जो बात कर रहे थे, मैं दोनों को, रबाब साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी है। देखिए, ये बात तो तय है ना कि हम इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है, लेकिन हम साथ साथ, जैसे मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा था कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर अमेरिका में एक तूफान एडा आता है ना, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में ये अरेबियन गल्फ की प्राइसेस के ऊपर भी आ जाता है। ये एक ग्लोबल फिनोमेना हो चुका है। तो उसका जब तक आपकी रिलायंस 70% रिलायंस अगर आपकी बाहर की दुनिया के ऊपर है, उनके इंपोर्ट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट आपके पास नीचे आएगा, उससे आप कभी बच नहीं सकते। अब आ जाइए दूसरी बातें जो आपने कही है, और सुहेल ने बड़े पर्टिनेंट सवाल किए। सुहेल साहब मैं इनको मशकूर हूँ। देखें, ये जो पेट्रोल की इंक्वायरी हुई, पहली इंक्वायरी के अंदर मैं भी उसका हिस्सा था, बाद में कमीशन बन गया लाहौर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कोई चीज होती है, अगर मार्केट के अंदर 30 प्लेयर हैं, 29 बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अगर 30वां कोई गलत काम कर रहा है, जब भी ऐसी कोई चीज होती है, कोई डेटा मांगा जाता है, एक आदमी उठ के कोर्ट चला जाता है और सबका वो मामलात को स्टैंड स्टिल करवा देता है। ये एक बड़ा इशू है जिसको हमें इसको देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि 99% कंपनियां जो इस वक्त काम कर रही हैं, मार्केटिंग कंपनियां या रिफाइनरीज, जो लिस्टेड कंपनी है, उनके रिकॉर्ड तो हर तरीके से ऑडिट होते हैं। SECP भी उनको गवर्न करती है, क्वार्टरली रिकॉर्ड होते हैं, डायरेक्टर हर आदमी उसको देखता है और वो सारे रिकॉर्ड अवेलेबल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एनर्जी सेक्टर पर हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सुहेल भट्टी भी, खालिद मुस्तफ़ा भी, मैं भी पिछले 2 दिहाइयों से यही चीज़ें देख रहे हैं। किस तरह SECP काम कर रही है वो भी हमें पता है, ये कंपनियों के ऑडिट कैसे होते हैं वो भी हमें पता है कि किस तरीके से ऑडिटों को मैनेज किया जाता है। बुनियादी सवाल ये है कि जब मिनिस्ट्री ये चीज़ें मांग रही है, कोई 4-5 आइटम है, तो ये कंपनियां इनकार करने के लिए इनकार क्यों कर रही हैं? वजह क्या है? क्या ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है या इसकी जरूरत नहीं है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता जब आप काम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त टेक्नोलॉजी उस लेवल के ऊपर जा चुकी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक वक्त के अंदर कराची से 10,000 गाड़ियां भर के निकल रही हैं ना, या सॉरी 1,000 गाड़ी भर के निकल रही है ना, एक गाड़ी का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मौजूद होता है। कौन गाड़ी कितने बजे आई, कब भरी, कब निकली, कब गई, डेस्टिनेशन पॉइंट जिसको क्या था, वहां वो कब पहुंची, कैसे रिसीव हुई। ये नहीं है कि रिकॉर्ड की कमी, इतना IT सिस्टम स्ट्रांग है तमाम कंपनीज का। एक ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम तकरीबन तमाम कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों के पास मौजूद है, उसका सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। मैं नहीं समझता कि इसके रिकॉर्ड के देने के अंदर क्यों हो रही है, और ये रिकॉर्ड टाइमली सबमिट कर देना चाहिए, इसको देखना चाहिए। लेकिन मैं एक सुहेल साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूं कि अगर इंटरनेशनल हमारे कंट्रोल में नहीं है तो लोकल जो हमारी लीकेजेस हैं उनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, उनको कम करने की जरूरत है। एक सिर्फ बात अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कमेटियां होती हैं जो प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है। जब अगर कीमत बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की किराए बढ़े हैं, जब कम होती है तो उसको कम नहीं होते। मैं भी एक आम सिटीजन के सवाल करता हूँ, हर आदमी सवाल करता है, जब तक हर आदमी अपना रोल प्ले नहीं कर, अगर वो कमेटियां मजबूर करें ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल सर, ये सिस्टम होना चाहिए, जब कम होती है तो कम होनी चाहिए। जी, ये चीज नहीं है, जी सर, कम होनी चाहिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खालिद ज़ैदी साहब ने भी बात की, सुहेल साहब ने भी बात की। सुहेल साहब ने जो तो बड़े पर्टेनिक किस्म के सवाल उठाए हैं, आया कि इन सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ऑयल सेक्टर है या गैस सेक्टर है, LNG सेक्टर है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कार्टेल बने हुए हैं, एसोसिएशनें बनी हुई हैं, और जिस तरह अभी ज़ैदी साहब भी कह रहे थे कि 99 में से एक कंपनी जाती है, स्टे ले आती है, और वो भी उनकी मर्जी से लेती होगी ना। यही निज़ाम चल रहा है ना पूरे मुल्क में, हर सेक्टर में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सेक्टर बचा हुआ है, बदकिस्मती से हर सेक्टर में यही है। आप क्या समझते हैं और ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? ये देखें जी, ये चीज़ें तो तब ठीक होंगी कि अगर आप रेगुलेटरी रिजीम को बहुत मजबूत कर दें। ठीक है। अगर आप बाय डिज़ाइन रेगुलेटरी रिजीम को कमज़ोर रखेंगे, और ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और IMF ने भी कई बार कहा है कि आप रेगुलेटरी रिजीम को बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग करें और टूथलेस ना हो।
अब ये है कि अभी जो इदारे हैं हमारे, ओगरा है, नेपरा है, ये पीटीए है या बाकी इन पे हैविली ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा जो कंपनीज हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया रिपोर्टिंग के दौरान, ये टोटली है ही नहीं कि कंट्रोल में जो कहते हैं वही बात मानी। इसीलिए है ना रेगुलेटरी रिजीम जो होता है बेसिकली ये इट इज जस्ट पेट्रोलियम प्राइसेस की अनाउंसमेंट ओगरा को करनी चाहिए, या मिनिस्ट्री फाइनेंस करे, या प्राइम मिनिस्टर करे, या ओगरा का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए प्राइस के अनाउंसमेंट में, कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि हमने कितनी सब्सिडी देनी है और कितनी नहीं। अभी तो वही चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना। ये रिकमेंडिंग बॉडी है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और उनको बेहतर तौर पे आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नेपरा का भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारे सर्कुलर डेट को इंक्रीज़ करने में, और दूसरा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, और ताबश गौहर साहब से हम बेशक जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि आप जो हैं ऑपरेशन लेवल पे ना तो प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए तवज्जो, बल्कि उनको रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। और रिफॉर्म्स जो है जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपका सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। अब ये जो है अगर यही स्टेटस को रहता है और इसी तरीके का स्टेटस को जो है कंटिन्यू करता है 2023 तक, तो ये सर्कुलर डेट जो है ना, आपका एंग्रो ने एक स्टडी की थी उसके मुताबिक 4 ट्रिलियन हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि 4 ट्रिलियन जब किसी सेक्टर में, पावर सेक्टर में सिर्फ 4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट हो जाएगा तो वो क्या सस्टेनेबल होगा? कौन सा मुल्क आएगा आपके इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अभी भी कोई नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं कोई आ रहा। अब मुझे ये बताएं कि दूसरा ये है कि आपका हाई रिस्क कंट्री है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, जब आप एक गवर्नमेंट आती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी, वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबल हो जाती है। तो जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, आपका हाई रिस्क कंट्री के तौर पे ट्रीट किया जाता रहेगा। और जितने भी लोग बाहर से आएंगे वो कहेंगे जी कि हम अपने 5 से 10 सालों में हम अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करना चाहेंगे, क्योंकि आपके मुल्क का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो अप फ्रंट टैरिफ मांगते हैं, कास्ट प्लस टैरिफ मांगते हैं। खालिद साहब टाइम हमारे पास कम है, आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। उस्मान अरबाब साहब, आप क्या समझते हैं? खालिद साहब ने बड़ी बात की है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, कंटिन्यूटी भी चाहिए, रिफॉर्म्स भी चाहिए, जब भी जाके एनर्जी सेक्टर सस्टेनेबल हो सकता है और काबिल भरोसा हो सकता है, लोगों के म्यार के मुताबिक हो सकता है। बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हमें चाहिए, और ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, कौन करेंगे, और यहाँ पे ट्रू सेंस में पावर किसके पास है, डिसीजन मेकर्स कौन है, और आया वो ये मुल्क के लिए डिसीजंस कर रहे हैं, ये देखें। इन हमारी फैसलों की वजह से हम इस मोड़ पे आके खड़े हो गए। मैंने पहले भी कहा है कि वी आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड। और दूसरा, आप सर्कुलर डेट की मैं मुख्तसरन आपको बात करता हूँ कि देखें यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट्स हमारे, हम इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से $10 बिलियन की हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। फिजिकल ईयर 2019-20 में $13 अरब की इंपोर्ट हमने की है। उसमें से तकरीबन 40% आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें IPPs भी आ रहे हैं, फर्नेस ऑयल भी आ रही है, LPG भी आ रही है, और फॉसिल फ्यूल भी आ रहा है। और उसके साथ आपके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज मौजूद है, जिसपे मैं अभी इतना बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, बट हमें किसी जगह पे ये चीज स्टार्ट करना पड़ेगी। मेरे ये सजेशन या एडवाइस ये होगी कि देखें, आप जो भी सर्कुलर डेट आ रही है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इंस्टीट्यूशंस या महक में, आपका कंज्यूमर दबा जा रहा है, आप उनसे तो रिकवरी करते हैं। लाइन लॉसेस की बात वाटर वाले करते हैं जिसमें हम ऑयल यूज करते हैं, तो वो कसूर किसका है? आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है 40,000 है। वो हमारे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब, सिर्फ चंद सेकंड है हमारे पास। नाउला साहब, जो जिस खराबी की हम बात कर रहे थे उसकी बड़ी एक रीज़न मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर प्राइवेट कंपनियों के लोग, प्राइवेट कंपनियों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरियों के लोग बैठ के काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर। सारी वर्किंग वो करते हैं, पॉलिसी वो तैयार करते हैं, और सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। डेली परमानेंट वहां पे लोग बैठते हैं। फिर आप ये चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और तब्दीली भी आएगी। ठीक है सुहेल इकबाल भट्टी साहब, खालिद मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर नज़ीर अब्बास ज़ैती साहब, उस्मान अरबाब साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।